फ्रेंड्स, आज का कक्षा जो है संपूर्ण बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिवों का संग्रह है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव से कई बनेंगे। तो इसके साथ साथ संपूर्ण बायोलॉजी कंप्लीट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि हम पहला ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है पौधे के में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपका ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ता, चौथा है फूल। तो आप इसका सही जवाब करेंगे। मेरा पेन का मोटाई में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? इसका सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों में। साथियों, जब हम पत्तियों की बात करें तो ये आप मान लेते हैं एक पत्ती है, ठीक है, और पत्तियों के सतह पर क्या होता है? इसके सतह पर इसको हम फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक, सरफेस। और इसके सतह पर एस्टोमेटा पाए जाते हैं, इसको हम छिद्र कहते हैं। एस्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। एस्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यहीं पर रक्षी कोशिका पाए जाते हैं, गार्ड सेल, गार्ड सेल। और इसी की मदद से एस्टोमेटा जब खुलता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अंदर जाता है। और इसी के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O भी, यानी जल भी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है। मतलब तंत्र, तंत्र कहने का मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम। और सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। दूसरा की बात करें तो होता है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। तीसरा की बात करें तो होता है जनन तंत्र, जनन तंत्र। यदि पांचवा की बात करें, चौथा की बात करें तो होता है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और इसी के साथ होता है पांचवा परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। साथियों, यदि हम पाचन तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या सब आते हैं? मुख गुहा आते हैं, आमाशय आते हैं, ग्रसनी आते हैं, अग्नाशय आते हैं, छोटी आंत आते हैं, बड़ी आंत आती है। ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? पाचन तंत्र के अंतर्गत। यदि हम श्वसन तंत्र की बात करें, इसमें नासा गुहा आते हैं, ग्रास नली आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डायफ्राम आते हैं, फेफड़ा आते हैं, ठीक है। जनन तंत्र की बात करें तो ये नर में मादा में अलग होता है, नर में और मादा में। ये आगे के ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे। उत्सर्जन तंत्र की बात करें, इसमें विरिक आते हैं, इसमें विरिक आते हैं, ठीक है, जिसको हम किडनी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरा मूत्र, मूत्रवाहिनी आते हैं और मूत्राशय आते हैं, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। तो इसमें ऑप्शन है मनुष्य में विरिक। तो विरिक किससे संबंधित है? आप यहाँ देख लीजिए। तो विरिक किससे संबंधित है? विरिक उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अतः कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ये पेड़ पौधा में होता है। इसमें पेड़ पौधा में ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सब में क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरा, यदि हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें, वाष्पोत्सर्जन भी पेड़ पौधा में होता है। श्वसन की बात करें, ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, सभी जीवों के लिए। कहने का अर्थ ये है
जो हमारा एनिमल है, एनिमल प्लस प्लांट, दोनों के लिए क्या है, अनिवार्य है। यदि चलन की बात करें तो ये केवल जो एनिमल होता है इसमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, श्वसन सभी के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद यहाँ बात करें, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो जब हम साथियों बात करें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। तो पर्णहरित में क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, यानी पर्णहरित का घटक क्या है, मैग्नीशियम। जब आरबीसी की बात करें, इसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और वर्णी लवक जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। देखिए साथियों, जब एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल, एनिमल सेल में एक अंग होता है जिसको हम लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवक। लवक तीन प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक। और दूसरा होता है अवर्णी लवक। और तीसरा होता है हरित लवक, हरित लवक। जो वर्णी लवक होता है, ये रंग प्रदान करता है। तो इस तरह से ये पाया जाता है फूल और फल में, फूल और फल में। कौन, वर्णी लवक। वर्ण अवर्णी लवक में रंग नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है तना, जड़ में, भोजन संचय करके रखता है। हरित लवक हरा रंग का होता है। तो ये पाया जाता है पत्तियों में, पत्तियों का रंग इससे क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, यानी मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। जब श्वेत रक्त कण की बात करें, इसको प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी गार्ड बोलते हैं शरीर का, किसी भी रोग को होने नहीं देता है। ठीक है, WBC। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं तीन वेश्म, चार वेश्म, दो वेश्म, चार वेश्म और पांच वेश्म। वेश्म होता है चेम्बर, चेम्बर। साथियों, यदि हम हृदय की बात करें, इस तरह से हमारा हृदय है, तो इसको हम चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को निलय बोलते हैं। और दायां में है तो दायां, क्या बोलेंगे, दायां है तो दायां। ठीक है, यानी लेफ्ट अलिंद, राइट अलिंद, और लेफ्ट निलय, राइट निलय। इस तरह से हृदय में चार चैम्बर होते हैं। ये किसमें बात कर रहे हैं, मनुष्य में। किसमें, मनुष्य में। यदि हम यहीं पर बात करें कि मेढक में कितने होते हैं, तो मेढक उभयचर होते हैं, इसमें तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। जब सांप की बात करें, तो सांप में दो विकसित होते हैं, एक अविकसित होते हैं। ठीक है, तो हालांकि ऑप्शन में आपको दो ही रहेंगे। इसी तरह से यदि बात करें ककरोच में, ककरोच में, तिलचट्टा में, इसमें 13 वेश्म होते हैं। कितने, 13 वेश्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि हम मछली में बात करें, मछली में दो वेश्म होते हैं। मछली में कितने होते हैं, दो वेश्म होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, चार वेश्म। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं, चार वेश्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। देखिए दोस्तों, यदि हम सेल की बात करते हैं, तो सेल दो प्रकार का होता है, एक एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। क्या होता है, प्लांट सेल। एनिमल सेल, प्लांट सेल की यदि हम बात करें, प्लांट सेल का आकार लगभग चौकोर होता है। किस तरह से, चौकोर होता है। और जो एनिमल सेल होता है वो गोल बेलनाकार हो सकता है। तो जो प्लांट सेल होता है, इसके बाहरी सतह जो होते हैं वो सेल वाल होते हैं, सेल वाल होते हैं। उसके अंदर की सतह सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, यदि हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते हैं, बल्कि सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं, सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता। किसमें? एनिमल सेल में। कई ऐसे अ, अंग है जो इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ये कोशिका पार्ट में हम कर लेंगे। ठीक है। कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। और ये मृत कोशिका की खोज की थी। किसे? मृत। और जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? ल्यूवेन हॉक किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है। तो ये जो झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम्य, यानी सेमी मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। सेमी मेम्ब्रेन यानी कुछ ही पदार्थों को अपने से अंदर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता है। तो क्या बोलेंगे? सेमी मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। ऑप्शन छांटने की प्रयास कीजिए। प्रकाश संश्लेषण ये पेड़ पौधा में होता है। दही जमने से इसको क्या रिलेशन है? देखिए साथियों, उत्सर्जन मतलब होता है किसी भी गंदगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। इससे भी कोई संबंध नहीं है इसे। अपघटन का मतलब होता है सरना। अपघटन का मतलब क्या होता है? सरना। और सरा के उसको नाश कर देना, मतलब वो बचा नहीं रहना चाहिए। किण्वन का भी अर्थ होता है सरना, लेकिन ये सड़ने के बाद जो है वहां पर मौजूद रहता है। ठीक है। तो दही जमने में दही नाश थोरबोन हो जाता है, दही रहता ही है। ये किस किस प्रकार क्रिया हो जाएगा? किण्वन प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस जब हम किसी किसी का जो है किडनी खराब हो जाता है। क्या? किडनी। किडनी जब खराब हो जाता है तो उसको हम डायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? डायलिसिस। ठीक है। तो डायलिसिस क्या होता है? एक किडनी का ही अंग हम कह सकते हैं, एक प्रकार का कृत्रिम किडनी है। कौन सा किडनी? कृत्रिम वृक्क है। डायलिसिस को क्या बोलते हैं? कृत्रिम वृक्क बोलते हैं, मानव निर्मित वृक्क बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा वृक्क होते हैं, वृक्क किससे बने होते हैं? तो नेफ्रॉन से। किससे? नेफ्रॉन कोशिका से। कौन बने होते हैं? वृक्क बने होते हैं। अतः हम कह सकते हैं वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन होता है। तो डायलिसिस का भी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन हो जाएगा? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आता है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग। अभी तो मैंने इसके बारे में बता दिया, मत्स्य का श्वसन अंग क्या हो? अ, फेफड़ा है, गिल्स है, नाक है। ये ऑप्शन गलत लिखा गया। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो श्वसन अंग क्या हो जाएगा इसका? फेफड़ा हो जाएगा। श्वसन अंग, सॉरी गिल्स हो जाएगा मछली का। फेफड़ा किसका हो जाएगा? बड़े बड़े जीवों का, जैसे मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, बकरी हो गई, बंदर, चिंपैंजी, ये सब चीज का क्या होगा? फेफड़ा। यदि बात करें यहीं पर हम बात करते सांप की बात कर लेते हैं, सांप में भी क्या होता है? फेफड़ा। ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर हम बात करते हैं चट्टा की, तिल चट्टा की, तब क्या हो जाएगा? इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया से। ठीक है। यहाँ पर आप श्वसन अंग की बात कर लेते हैं। जब हम मेढक की बात करते हैं, मेढक क्या होता है? मेढक जब धरती पर रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। किससे? त्वचा से। जब पानी में रहता है, यहाँ धरती लिख देते हैं, और जब पानी में रहता है तो पानी में रहने के बाद वो क्या करता है? गिल्स से सांस लेता है। कौन? मेढक। मेढक, हालांकि जो मेढक का बचपना होता है वो मछली के समान ही होता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो अभी मैंने इसको इस पहले क्वेश्चन में बता दी। क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल होता है चार प्रकार का। कितने प्रकार का? चार प्रकार का। एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, तीसरा होता है क्लोरोफिल सी, और चौथा होता है जेंथोफिल। क्या होता है? जेंथोफिल। यानी क्लोरोफिल चार प्रकार का। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, पोषण होता है दो प्रकार का। पोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। स्वपोषण और पर पोषण। पर पोषण, इसको हम विषम पोषी पोषण भी कहते हैं।
स्वपोषण पेड़ पौधा में होता है जो हरे रंग के होते हैं। एक जीव होता है यूग्लिना, इसमें भी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जब परपोषण की बात करें, परपोषण 3 तरह से होता है। एक होता है मृत जीवी, दूसरा होता है परजीवी परजीवी, तीसरा होता है प्राणिसम। क्या होता है? प्राणिसम। यानी सड़े गले चीजों से भोजन करेगा तो मृत जीवी दूसरे जीवों के पास में रह करेगा। परजीवी अपने अंदर घुला मिला के खा जाएगा तो उसको बोलेंगे प्राणिसम। जैसे मनुष्य, अमीबा इसके अंतर्गत आता है। परजीवी के अंतर्गत आता है कौन सा? जैसे जोंक हो गया, मच्छर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत? परजीवी के अंतर्गत। मृतजीवी किसके अंतर्गत आता है? जैसे कवक हो गया, कई बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। तो कवक में कौन सी? तो मृतजीवी पोषण पाए जाते हैं। ठीक है। प्राणिसम का ही समभोजी, प्राणिसम का ही नाम है दूसरा समभोजी। ठीक है। यहाँ पर कई पौधे भी होते हैं, कई पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, वो भी कई मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी कौन सा पौधा? तो हम बोलेंगे गोबर छत्ता। क्या? गोबर छत्ता किस प्रकार का पौधा है? मृतजीवी पौधा है। इसी प्रकार से यदि बोलेंगे परजीवी पौधा भी होता है तो हम बोलेंगे वो क्या? अमरबेल। क्या बोलेंगे? अमरबेल। इसको कसकोटा बोलते हैं, इसको मशरूम कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो जिस तरह से मनुष्य में यूरिन यूरिन मूत्र क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। उसी तरह से रेजिन एवं गोंद क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। यानी उत्सर्जन होता है इसका पौधों से। तो ये कहाँ से? पत्तियों से भी होता है। किससे? पत्तियों से। और छाल से भी होता है। किससे? छाल से होता है, पत्ता नाड़ने से। तो हम ये कहेंगे ये कहाँ रहता है? छाल में संचित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त क्या है? तो देखिए साथियों, रक्त जो होता है, रक्त हम इसको ब्लड बोलते हैं। और ब्लड होता है एक उत्तक। क्या होता है? उत्तक। क्योंकि इसमें कई कोशिका मिलके बनाता है तो कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। और यह एक संयोजी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। ठीक है। रक्त एक कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक होता है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि उत्तक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन बात करें रक्त में होता क्या सब है, तो पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त का क्या है? संगठन है। ये ये तीनों जो होता है, ये द्रव चीज होता है। क्या? द्रव चीज। रक्त में एक और ठोस पदार्थ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्ध ठोस, कह सकते हैं प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये कौन हो जाएगा? तो विरिक आपका क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है। तो पहले कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षी कोशिका पाई जाती है। ये भी पहले क्वेश्चन में मैंने इसका व्याख्या कर दिया था। जो पत्तियां होती है, पत्तियां के जो एस्टोमेटा होती है, एस्टोमेटा, उसी के अंदर क्या पाया जाता है? रक्षी कोशिका पाई जाती है। यदि हम इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं इसका बात करें, इथाइल अल्कोहल, तो जैसे C2H5OH, OH इथाइल अल्कोहल बोलते, क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल का ये सूत्र होता है। तो जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन दो प्रकार से होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। साथियों, जब श्वसन होगा तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। मतलब एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति पूर्ण रूप से हो। ठीक है। ऑक्सीजन हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन जब होता है तब ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो बनता है क्या? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। ठीक है। लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं कब? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब। वही श्वसन, जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। इस श्वसन के दौरान क्या होता है? तो हमारे शरीर में
तो ये छोटे छोटे जीवों में होता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका? इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तब ऊर्जा बनता है, जैसे ईस्ट में होता है ये सब। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? श्वसन के चरण होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो हमारे शरीर में ये होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण दौड़ने वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पैरों में फ्रैक्चर यानी क्रैम्स होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ये संचित हो जाता है मांसपेशियों में और ऊर्जा बनता है। जब ऑक्सीजन, जब अभी श्वसन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से बन रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऊर्जा बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं मिले, पूर्ण रूप से नहीं मिले, तो अभावीय श्वसन कहलाएगा, वो जाहिर सी बात है। इसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, ऊर्जा इसमें, ये सब छोटे छोटे जीवों में होता है। ठीक है, मनुष्य में सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, सांस लेना होता है श्वसन, क्या होता है? श्वसन। और छोड़ना होता है निःश्वसन, निःश्वसन। तो दोनों यदि हम मिला दें तो इस टोटल क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छवास, श्वासोच्छवास। ठीक है, तो लेने एवं छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? श्वासोच्छवास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? आयरन की कमी से, आयरन बोले तो लोहा की कमी से कौन सा रोग होगा? तो लोहा की कमी से रक्त अल्पता होता है। कौन? रक्त अल्पता, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। रक्त अल्पता लोहा की कमी से होता है। यदि मधुमेह की बात करें, दूसरा नाम इसका शुगर है, इसी को चीनी बोलते हैं, इसी को डायबिटीज बोलते हैं, और इसी का नाम है मीठा रोग। कौन सा रोग? मीठा रोग, है ना? तो ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की कमी से। जब लैंगर की दीपिका से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलता है तो हमारे क्या होते हैं? मधुमेह बीमारी होती है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम, देखिए यहाँ पर याद रखने के लिए, ज से शुरू है जाइलम, तो आप याद रखेंगे जल। जाइलम किस चीज के लिए? जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये नीचा से ऊपर की ओर जाता है, जड़ से। ठीक है, और भोजन का वहन के लिए कौन होते हैं? फ्लोएम होते हैं। कौन होते हैं? फ्लोएम होते हैं। ऑक्सीजन का वहन तो स्टोमेटा की मदद से होता है। यहाँ पर इससे पहले का क्वेश्चन जो रोग था, रोग के लिए एक याद आ गया। यदि हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम बोलेंगे रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसका नाम है, कौन, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। यदि विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी, तो बी कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3। जैसे B1 की बात करें, B1 का नाम है थायमिन। ठीक है, रासायनिक नाम। यदि B2 की बात करें, राइबोफ्लोविन, है ना? इस तरह से नाम अलग अलग है। यदि इसकी कमी से बात करें तो बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी होता है। मुंह में छाला पड़ जाता है, बाल भी झड़ने लगता है ना? यदि विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी, तो इसकी कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और रक्त, सॉरी, घाव नहीं भरता है। क्या? घाव नहीं भरता है। घाव जल्दी नहीं भरेगा, घाव हो जाएगा तो। इसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। यदि विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो हम बोलेंगे सूखा रोग, यानी हड्डी सूखने लगेगा, टूट जाएगा। ये विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, और हमारा शरीर इसका निर्माण स्वयं करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यदि हम बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी के जो कमी से होगा, वो, सॉरी, डी तो लिख चुके हैं, ई के कमी से जो होगा, होगा जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी, मतलब बांझपन होगा। ठीक है, यदि हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जो होता है, इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसी रोग का नाम होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, जो एक अनुवांशिक रोग है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमने में एक रक्त का संघटक कण भी कार्य करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का कमी हो गया तब भी नहीं जमेगा। यदि अनुवांशिक रोग की बात करें तो वो हीमोफीलिया के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है?
साथियों जब हम अमीबा की बात करें, अमीबा की बात करें, अमीबा इस प्रकार से यदि अमीबा को बना दें, इसके सतह पर उंगली जैसे उभार है, ये उभार, इसी को बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। अमीबा क्या करता है? भोजन के कण के पास जाता है, अपने इस उंगली जैसे उभार को क्या करता है? बढ़ा लेता है। ठीक है, उंगली जैसे उभार क्या करता है? बढ़ा लेता है। तो अमीबा के सतह पर क्या पाए जाते हैं? कूटपाद पाए जाते हैं। तो अमीबा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन, या यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन। तो हमें पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ग्रहण करते ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। साथियों यदि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण आपसे पूछ दिया जाए, आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप ये बताएं, प्रकाश संश्लेषण में क्या सब चीज की जरूरत पड़ती है? तो पहले चीज जल चाहिए, उसके बाद चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद चाहिए सूर्य प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश। उसके बाद चाहिए क्या? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। और इतने चीज के बाद आप निर्माण क्या चीज का करते हैं? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का और जल का। ठीक है, इसको यदि सूत्र में हम लिखना चाहे, जल का सूत्र H2O होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, और ये दोनों का सूत्र नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे सूर्य प्रकाश, और क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और यहाँ पर बात करें बना क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र हम लिख दें, एक मिनट, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ठीक, इसी तरह से ऑक्सीजन का सूत्र लिख देंगे, और क्या बनता है? जल बनता है फिर से। तो हम यदि संतुलित करना चाहे, तो आप पौधा है तो ज्यादा से ज्यादा पानी लगा देना है, 12 दे देना है, और हर जगह पर 6 लगा देना जिसमें 6 नहीं है। ठीक है, आप इसका क्या कर लिए? संतुलित कर लिए। यहाँ पर 6 पहले से इसलिए नहीं थे। ठीक है, बाकी ये संतुलित हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, मानव हृदय का प्रकुंचन दाब क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रकुंचन दाब और प्रकुंचन दाब का मतलब होता है मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है 120 mm Hg, मतलब पारे का पारा ही रहता है, जो स्पिग्नोमेनोमीटर होता है उसमें, और बटे 80 mm Hg होता है। तो यदि औसत प्रकुंचन दाब पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? 120 mm। यदि इसी तरह से टोटल बोल दे मानव हृदय का प्रेशर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 120/80 mm Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, वर्नरी जिसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बिल्कुल चाहिए ये, और सूर्य का प्रकाश ये तो चाहिए ही। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? यहाँ जठर ग्रंथि की बात हो रही है। तो हमारा जो जठर ग्रंथि है, हमारा पेट में पाया जाता है। तो आंख या यकृत, यकृत में यकृत लीवर होता है, इसमें एकमात्र ग्रंथि पाई जाती है, जैसे पित्ताशय। क्या? पित्ताशय, इसमें पीत होता है, पीत। ठीक है, उसको लीवर बोलते हैं। अग्नाशय में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। साथियों जब जठर ग्रंथियां की बात करें, जठर ग्रंथियां एक दिन में 3 लीटर जठर रस निकालता है, जठर रस निकालता है। इसमें विभिन्न प्रकार का एंजाइम होता है जो भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। अमाशय में ही भोजन अम्लीय माध्यम में पचता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहीं पर यदि आहार नाल की थोड़ा सा बात कर रहे हैं, आहार नाल, यदि मैं पूछूं आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लंबाई आप कहेंगे 8 से 10 मीटर, यानी 32-33 फीट का होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होते हैं? नाम छोटी है लेकिन ये सबसे बड़ी है। ये कितनी बड़ी होती है? 6 मीटर का। ठीक है, छोटी आंत कितने मीटर? 6। सबसे लंबा भाग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आहार नाल में यदि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत ये हम बोलेंगे मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से। मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है।
यदि समाप्ति कहाँ, पाचन समाप्ति कहाँ पर होती है, हम बोलेंगे छोटी आंत में पाचन की समाप्ति हो जाती है। हालांकि इसके बाद बड़ी आंत होती है, लेकिन वहां पर पाचन नहीं होता, बल्कि वहां पर भोजन का बहिष्करण होता है, जल अवशोषण करके। तो पाचन की समाप्ति कहाँ कहाँ होती है, छोटी आंत में। शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से। ठीक है साथियों, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। गाढ़ा दूधिया, दूध यानी उजला कलर का जो होता है तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो ये लेटेक्स पाए, लेटेक्स जैसे कनेर के फूल में इसको देखे होंगे। ठीक है, लेटेक्स पाए जाते हैं। उसके बाद है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो रक्त में दो कण होते हैं, द्रव कण और ठोस कण, ये पहले मैंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। द्रव कण में तीन चीज आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो ठोस द्रव चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क किससे बना होता है, तो वृक्क बना होता है नेफ्रॉन से। तो इसीलिए संरचना भी नेफ्रॉन का होगा, काम भी कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। तो संरचनात्मक क्रियात्मक क्या है, नेफ्रॉन। यदि यहीं पर हम एक और तंत्रिका कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का जो, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, है ना, ये किस कोशिका से बने होते हैं, तो ये बोलते हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका का जो रचनात्मक क्रियाओं तक इकाई होगा वो कौन होगा, न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन से तंत्रिका कोशिका क्या होते हैं, बने होते हैं। न्यूरॉन छोटे छोटे अंग से तंत्रिका कोशिका बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। यदि हम अगला क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है। यदि मशीन की बात करें तो लीवर सबसे क्या है, बड़ी होती है, जिसकी वजन लगभग 1.5 kg का होता है। किस किसका, लीवर का। यदि अग्नाशय बात करें तो अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। कारण ये है, ये अपना तो बहिस्रावी है, इसके ऊपर में लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है। यदि अंडाशय की बात करें, ये एक जोड़ी होती है, इसमें होती है, मादा में। ठीक है, यानी 2 पीस होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि क्या होते हैं, ये हमारे वृक्क के ऊपर पाए जाते हैं, वृक्क के ऊपर पाए जाते हैं। कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो आरबीसी, श्वेत रक्तकण, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले से प्लेटलेट्स के बारे में आपको बता रखा है। प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, इसको भी मैंने पहले बता दिया। कहाँ, औसत छोटी आंत में कहाँ होता है, छोटी आंत में पाचन क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में यदि दांत की बात करें तो 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 दांत। यदि दांत की बात आती है तो दांत के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर श्वेत श्वेत कण पाए जाते हैं, श्वेत पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं एनामेल। एनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, यदि दांत की बात करें तो 6 माह की आयु में बच्चों में प्रथम दांत आते हैं, प्रथम दांत आते हैं। हम बात करें 3 वर्ष तक में सभी 20 दांत आ जाते हैं। 20 दांत का मतलब ये होता है, 20 दांत का मतलब ये हुआ कि अस्थाई दांत। कौन सा दांत, अस्थाई, टेम्पररी दांत। ये दांत फिर से क्या होगा, टूट जाएगा। 3 वर्ष तक में ये 20 दांत आ जाते हैं। और 6 वर्ष प्रारंभ होने के बाद ये 20 दांत में से टूटना प्रारंभ हो जाता है, टूटना प्रारंभ हो जाता है। और 12 वर्ष तक के होते होते सभी अस्थाई दांत, सभी दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, और आपका 12 दांत जो आता है इसके बाद, टूटने के बाद, इसको बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, यदि इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, ये मैंने पहले बताया आपको, 2 कोष्ठक होते, 3 किस्में होती, मेढक में 4 किस्में होते हैं, मनुष्य में।
डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर पदार्थ, अभी तो इससे पहले बताया क्या, एनामेल पाए जाते हैं, क्या एनामेल। केनाइन तो एक दांत होता है, जैसे दांत का क्या होता है, 4 प्रकार होता है, दांत का कितना प्रकार, 4 प्रकार। तो आगे जो नजर आ रहा है उसको इंसीजर बोलते हैं, कर्तनक, क्या बोलते हैं, कर्तनक। और कोना जैसे जो उसको केनाइन बोलते हैं, यानी भेदक बोलते हैं, ठीक है। अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर पढ़ते हैं, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। और क्या होते हैं, चवर्णक होते हैं, ठीक है। ये होते हैं दांत 4 प्रकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन स्रावित होता है। पहले तो ये जान लीजिए हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां 2 प्रकार का, एक होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, एक होता है बहिस्रावी, बहिस्रावी, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, क्या निकलता है, एंजाइम। और अंतःस्रावी से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, नलिका नहीं होता है, जिस कारण से इसे नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं किसको, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि इसमें कोई नलिका नहीं होती, इससे निकलने वाला हार्मोन सीधा ब्लड में जाकर मिलता है, सीधा कहाँ मिलता है, ब्लड में जाके मिलता है, ब्लड में, सीधा ब्लड में जाके मिलता है। लेकिन एंजाइम जिससे निकलता है इसमें नलिका होती है, ठीक है, नलिका होती है। हार्मोन जिस जगह स्रावित होता है उससे कहीं दूर जाकर के अपना कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आ जाता है पीयूष ग्रंथि, कौन सा, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथि के लिए नियंत्रण का कार्य करता है। जैसे गले में आ जाता है आपका थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड। इसी तरह से बात करें थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। जैसे हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसी प्रकार से यदि हम बात करें जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि नर और मादा में अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की क्या हो जाती है, ग्रंथियां। लैंगर हैंस की द्वीपिका, क्या जगह, लैंगर हैंस की द्वीपिका, द्वीपिका, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें तो मुंह में 3 प्रकार का, 3 प्रकार का क्या होते हैं, ग्रंथि पाए जाते हैं। एक होता है पैराटिड, पैराटिड, दूसरा होता है सबलैंगुअल, सबलैंगुअल, और चौथा जो होता, तीसरा जो होता है सबमैंडिबुलर, 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 ठीक है। ये मुंह में 3 प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं। और लैंगरेंस की द्वीपिका जिस पर अग्नाशय पर पाया जाता है ये भी यही है, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप टिक लगा लीजिए, क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। अभी हम ग्रंथि की जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपको पता होगा जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड, इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये क्या होता है, इसको निकलने के लिए चाहिए आयोडीन, क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। आयोडीन यदि नहीं आए तो ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। यदि आयोडीन का कमी हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिस कारण से हमारा जो होता है गला, गला में जो ग्रंथि होते हैं वो फूल जाते हैं, वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, लटक जाते हैं। इसी रोग को हम क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं, या गैटर बोलते हैं, या गलकंड इसी का नाम है। तो जब आयोडीन का कमी होगा तब ये रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये नियंत्रक मतलब होता है हार्मोन, नियंत्रक मतलब क्या होता है, हार्मोन नियंत्रण करता है। पौधे का हार्मोन की बात करें तो पहला होता है ऑक्जिन, क्या होता है, ऑक्जिन पादप हार्मोन है। दूसरा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। तीसरा है एब्सिसिक एसिड, एबीसी हार्मोन जिसको बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद है इथिलीन, क्या है, इथिलीन। और है साइटोकाइनिन, क्या है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तो ये जो इथिलीन होता है ये फल पकाने वाला काम करता है,
ये एबीसी हार्मोन जो होता है फल को तोड़ने का काम करता है, यानी अम्लीय होता है तो ये फल को तना से अलग करता है। ठीक है। ऑक्सीजन वृद्धि हार्मोन है, जिबरेलिन भी वृद्धि हार्मोन है, साइटोकिनिन वृद्धि रोधक हार्मोन है। इथिलीन का प्रयोग करता है, यानी इथाइलिन, इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है, मतलब कहीं पर यदि चोट लगे तो उसका जो पहचान करता है उस अंग को क्या बोलता है, ग्राही अंग बोलते हैं। ठीक है। से सुनने का कार्य करता है तो ध्यान ग्राही से या श्रवण ग्राही बोलते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दो प्रकार का, अभी मैंने पहले बताया, ये अग्नाशय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, वृक्क के दोनों ओर। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वृक्क के ऊपर स्थित होता है, ये मैंने पहले व्याख्या में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं। पहले तो ये देख लीजिए तंत्रिका कोशिका, ये मान लेते हैं हम तंत्रिका कोशिका बना दिया। ठीक है। ये हो गया क्या, तंत्रिका कोशिका। ये कुछल तारे की जैसे होते हैं संरचना। इसके सतह पर क्या पाए जाते हैं, माइलिन शीथ पाए जाते हैं। क्या, माइलिन शीथ, दोनों तरफ से इससे बना दी। ठीक है। तो यदि हम बात करें तो ये टोटल जो संरचना है इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। और इसको बोलते हैं क्या, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन। तो तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सोन। यदि एक्सोन की बात करें तो ये सबसे लंबी भाग है, सबसे लंबी भाग होते हैं कौन, एक्सोन। ठीक है। साइटोन के अंतर्गत सभी चीज कोशिका का सुरक्षित रहता है। डेंड्रॉन से कई डेंड्राइट निकलते हैं। क्या, डेंड्राइट, तंत्रिका निकलते हैं कई धागे जैसे। ठीक है। किससे निकलता है, डेंड्रॉन से। ये सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। फिर यहाँ से मान लेते एक कोशिका और शुरू होगा, एक कोशिका और इधर शुरू होगा, एक कोशिका और शुरू होगा। इस दोनों के बीच में जो खाली स्थान है, यही पूछा जा रहा है, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है। खाली स्थान क्या बोलते हैं, सिनेप्स। इस पर माइलिन शीथ पाया जाता है और इसी के ऊपर ये गांठ जैसे, इसको रेनवेयर का गांठ बोला जाता है। क्या, रेनवेयर का गांठ बोला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनेप्स, सिनेप्स, सिनेटिक दरार बी नंबर। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क क्या होता है, तो यहाँ पर केवल मस्तिष्क बोला है तो सोचने के लिए तो होता ही, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो जो हमारा अग्र मस्तिष्क पूछता, क्या, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क होता है किसके लिए, सोचने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पूरा मस्तिष्क पूछ दिया इसलिए उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो तंत्रिका कोशिकाएं होती है तीन प्रकार की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़ अधोगामी वृद्धि है, यानी देखिए यहाँ पर जरा हम बात कर लें। आपने देखा होगा जड़ को नीचे तरफ जाता है, यदि गमला में लगाया हुआ एक पौधा को आप लें, तो इस पर मान लो कोई पौधा लगाया हुआ है, इसको यदि ये यदि घुलट जाएगा तो इस तरह से मान लो आकृति बनाएगा। ठीक है। तो इसका जो जड़ होता है ये नीचे तरफ जाने लगेगा, नीचे तरफ जाने लगेगा। इसको बोलते हैं गुरुत्व बल की तरफ जाता है, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। अनुवर्तन मतलब होता है जाना, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है। यदि कई पौधे देखे होंगे आपके, सूर्य का है तो सूर्य के प्रकाश तरफ जाता है, कई पौधे इधर सूर्य के प्रकाश तरफ, सूर्य के प्रकाश तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन। और जलानुवर्तन भी होता है, जलानुवर्तन। जल, जल यहाँ मान लो पौधा है कोई, ये जल की स्रोत, यहाँ जल है तो जल की स्रोत, स्रोत तरफ जड़ जाता है तो इसको बोलते हैं जलानुवर्तन। अब कहीं पर ये पौधा है, इस यहाँ पर यदि रासायनिक पदार्थ रख दें तो इधर यदि इसका जड़ भागता है तो इसको बोलते हैं क्या, रसायनुवर्तन। ठीक है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जड़ किधर भागता है, गुरुत्व बल की तरफ, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये निचले मस्तिष्क का भाग होता है, इसको हम पश्च मस्तिष्क भी कह सकते हैं, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं? अनैच्छिक मतलब ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब जो अपना मन से हो, अनैच्छिक नहीं है। तो हम ये बोलेंगे चबाना। चबाना अपना मन की बात है। हृदय की धड़कन को आप नहीं रोक सकते हैं। लार आना आप नहीं रोक सकते। वमन मतलब एक स्नान दूसरे स्नान ब्लड जाना आप नहीं रोक सकते। चबाना आपकी इच्छा, ये ऐच्छिक क्रिया क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये तो मैंने बताया होगा, मधुमेह बीमारी होगा। ठीक है। एड्स किससे होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। किसके कारण? एचआईवी वायरस के कारण होता है। यह एक क्या है? एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी यौन संचरित रोग है। क्या है? यौन संचरित रोग। संचरित रोग एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यहाँ आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि आपको डीएनए का पूछने तब यानी क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधों में किस क्रिया में सहायक होते हैं? ये वृद्धि में सहायक होते हैं ऑक्जिन। ठीक है, पहले मैंने लिखा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तो सबसे पहले तो ये मादा हार्मोन है। क्या है? मादा हार्मोन है। ये निकलता किससे? अंडाशय से निकलता है। यदि पुरुष हार्मोन की बात करें तो क्या होता है? तो हम बोलेंगे एंड्रोजन। क्या होता है? एंड्रोजन। इसी का एक मेन हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। यदि हम एक यहाँ पर फूल बना दें, चलिए एक फूल हम बनाते हैं ठीक से। ये फूल का भाग हो गया। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये मेरा क्या बन गया? फूल। इस तरह से यदि इसमें हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसी कलर का ले लेते हैं। अब इस फूल में हम देखते हैं, फूल के होते हैं 4 भाग। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग। तो फूल के 4 भाग में यदि हम बात करें कि पहला भाग कौन होता है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो होता है ये हरे रंग का, ये नीचे में, ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुनी। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुनी। ठीक है। इसके बाद जो विभिन्न रंग का देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? दलपुनी। क्या बोलते हैं? दलपुनी। और आप ये जो लंबा वाला भाग देख रहे हैं, ये लंबा वाला बीच में, इसको बोलते हैं क्या? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या जायांग बोलते हैं। और ये जो धागे जैसे देख रहे हैं इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। हालांकि स्त्री केसर का भी 3 भाग होता है। तो ये जो गोल वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और आप ये जो लंबा भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और अंतिम में जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। पुंकेसर में भी हम 3 भाग कर देते हैं। एक होता है तंतु जो लंबा भाग है, और वहाँ जो ऊपर में गोल गोल ऐसे होता है ये इस तरह से, ठीक है, देख रहे हैं इसको।
तो ये होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। और परागकोश में होता है क्या? परागकण। क्या होता है? परागकण, जो मेल गैमीट होता है। तो पुष्पों में लैंगिक जन मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव मादा के अंडाशय तंत्र का भाग होता है। अंडाशय, तो अंडाशय जनन तंत्र का भाग नहीं है, यहाँ पर पूछ देता है। ठीक है, जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय आपको पता है जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंडाशय जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। गर्भाशय भी आता है। और यदि हम अंडाशय आता है, गर्भाशय आता है, और डिंब वाहिनी, ये इसको अंड वाहिनी बोलते हैं, अंड वाहिनी, ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन शुक्रवाहिका ये शुक्राणु का वहन करता है, ये पुरुष में होता है। डिंब वाहिनी की बात करते साथियों, यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होता है। कहाँ पर? डिंब वाहिनी में। ठीक है, इसी को ऑपरेशन में काट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। स्त्री नसबंदी क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में जब नसबंदी होता है, शुक्रवाहिका को वेसिकल ट्यूब को काट जाता है, इसीलिए बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। और महिलाओं की नसबंदी क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निषेचन कहाँ होता है? ये तो इंपॉर्टेंट है, अंडवाहिनी में, यानी फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी की बात करें जिसमें एक ही लिंग हो, तो एक ही लिंग होने वाला की यदि बात करें तो पपीता होता है। पपीता एक लिंगी होता है, बाकी सभी पादप द्विलिंगी होता है। यदि हम बात करें एक लिंगी जीव का, एक लिंगी जीव जंतु बोल देते हैं, जंतु, तो वो होता है केचुआ। क्या होता है? केचुआ। केचुआ एक, सॉरी, एक मिनट, द्विलिंगी का, किसका? द्विलिंगी का। यानी द्विलिंगी कौन होता है? केचुआ होता है। हालांकि जितना भी जंतु होता है, जितना भी जंतु, सब होता है क्या? एक लिंगी। सब क्या होता है? एक लिंगी। केवल अपवाद में कौन है? केचुआ है क्या लिंगी? द्विलिंगी। इसी पर जितना पादप होता है सब होता है क्या लिंगी? द्विलिंगी। लेकिन अपवाद में कौन है? पपीता क्या होता है? एक लिंगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा प्रजनन क्या होता है? मुकुलन क्या होता है? बडिंग। जैसे मान लो ये ईस्ट है, ये क्या है? ईस्ट। इसके ऊपर में एक मुकुल बन जाता है, ये धीरे धीरे क्या होगा? टूट जाता है, तो ये नया जीव बन जाता है। ये मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है? तो ये होता है किसमें? ईस्ट में। इसमें ईस्ट में। अमीबा में क्या होता है? विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। जब अनुकूल परिस्थिति हो तो दो भागों में टूटता है, जब देखते हैं दिया पुता मर जाने वाला है तो अनेकों भाग में टूटता है, जिसको हम बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव, एक मिनट, मानव मादा में निषेचन होता है। निषेचन अभी हमने बताया, निषेचन कहाँ होता है? फलोपियन नलिका में निषेचन होता है। गर्भाशय में क्या होता है? शिशु का भरण पोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स। कायिक परिवर्तन संभव है किसके द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो जड़ द्वारा भी कई पौधे लगा सकते हैं, तना द्वारा भी, पत्तियों द्वारा उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स किसके कारण होता है? तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है, एचआईवी वायरस के द्वारा। एचआईवी वायरस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसके बाद की बात करें, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है, तना और पत्तियां बनती है, यानी यदि बात करें यहाँ बीज, तो बीज एक क्या होता है? भ्रूण होता है। यदि ये बात करें तो ये एक नीचे तरफ निकलता है, जिसको बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। और एक यहीं से ऊपर तरफ निकलता है, ऊपर तरफ निकलता है, जिसको बोलते हैं क्या? परांकुर। क्या बोलते हैं? परांकुर। ऊपर तरफ कौन निकलता है? तना। तना पत्ता बनेगा, तो तना और पत्ता जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? परांकुर बोलते हैं। मूलांकुर से क्या निकलता है? जड़ निकलता है। क्या? जड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो अंडाशय कितनी होती है? 2 होती है, एक जोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? जब निषेचन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ये सब द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। लेकिन ये जो हमारा शुक्राणु है, शुक्राणु, अंडाणु, ये सब क्या गुणित है? एक गुणित है। एक गुणित हैप्लॉइड। ठीक है, या अगुणित भी बोल सकते हैं। ये सब द्विगुणित है। यदि हम यहीं पर बात कर लेते हैं क्या, भ्रूण कोश की, ये क्या गुणित है? ये 3 गुणित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विरिसन में बने शुक्राणु संचित रहता है। तो ये मान लो विरिसन है, टेस्टिस है, तो इसके बगल में होता है अधिविरिसन लगल होता है। तो शुक्राणु जो होता है यहीं पर संचित रहता है। कहाँ पर? अधिविरिसन में संचित रहता है, अधिविरिसन में। तो यहाँ अधिविरिसन में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का, तो पुरुष में कितना होता है? देखिए यहाँ पर 22 स्त्री में भी, 22 पुरुष में भी समान होता है। लेकिन यदि बात करें स्त्री में एक्स एक्स हो जाता है, पुरुष में एक्स वाई हो जाती है। ये 23वां जोड़ा का बात हो रहा है। 23वां जोड़ा ही लिंग गुणसूत्र होता है। जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो पुरुष में पाया जाता है। ठीक है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाते हैं? ये जब 14वें दिन होते हैं, 14वें दिन क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं, फलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। फलोपियन ट्यूब, वहीं पर निषेचन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो एड्स हो गया, और यहाँ गोनरिया भी हो गया, और सिफिलिस, ये तीनों है। अच्छा, यहाँ नहीं है, तो नहीं कौन हो जाएगा? टाइफाइड हो गया। ठीक है। एड्स, गोनरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ये सब क्या है? लैंगिक जनन संचालित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसका पुस्तक है? ये डार्विन का पुस्तक है। किसका? डार्विन का पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उदय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेमार्क का भी पुस्तक है, जूलॉजिक फिलोसफी, जूलॉजिक और फिलोसफी, ये लेमार्क का पुस्तक है। नेक्स्ट क्या है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, देखिए इसको पहचानने का आसान तरीका है। दोनों का पंख ही है। दोनों का क्या है? पंख। जब देखने में समान लगा हो, लग रहा हो, कार्य समान कर रहा हो, कार्य क्या कर रहा हो? समान, तो हम समझ जाएंगे वो सब का उत्पत्ति एक जगह से नहीं हुआ है। तो असमजात अंग यानी समविरुद्धि अंग उसको कहेंगे। ठीक है। जब आजकल कार्य समान कर रहा है, तो समझ जाएंगे इसका उत्पत्ति अलग अलग जगहों से हुआ होगा। ठीक है। कार्य अभी भी अलग अलग कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे उत्पत्ति एक जगह से हुआ होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? समजातंग, यानी जाति समान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। मतलब हमारे शरीर में भी कई ऐसे अंग हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे शरीर पर बाल हो गया, जैसे बड़ी आंत का एक भाग हो गया जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये सब चीज क्या होता है? कृमि रोग की परिशोषिका यानी अपेंडिक्स। तो ये सब अवशेष होता है, यानी अवशेषी अंग इसको हम कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? तो जीन शब्द का प्रस्तावना दिया था जॉनसन ने। कौन दिया था? जॉनसन ने, और 1909 ईस्वी में दिया था। इससे पहले मेंडल इसको कारक समझते थे, कोई फैक्टर मानता था इसे कारक। ठीक है। हम ये बात करें, अब वाटसन, वेल्डन, मेंडल इसमें कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र बने होते हैं। क्या है क्वेश्चन? गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र के अंतर्गत होते हैं डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? यदि हम बात करें सेल की, तो सेल में होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक। यदि हम केंद्रक की बात करें,
तो केंद्रक के अंतर्गत होता है धागे जैसी रचना, जिसको बोलते हैं क्या? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र को थोड़ा सा हटाने के बाद पाया जाता है, इस तरह से रचना है गुणसूत्र में। ठीक है, ये रचना पाया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, डीएनए। इसी का एक खंड को बोलते हैं जीन। तो अनुवांशिकता का आधार कौन है? जीन है। ऑप्शन ना रहेगा तो डीएनए या गुणसूत्र बोल सकते हैं, केंद्र कुछ कोशिका। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? हम ये बोल देंगे अभी। डीएनए भी ऑप्शन में है, गुणसूत्र भी ऑप्शन में है, जीन भी ऑप्शन में है। हरित लवक तो नहीं होगा। तो अभी सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। ठीक है, यदि ये नहीं रहता तब डीएनए बोलते, तब वो भी नहीं रहता तब गुणसूत्र बोलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा अनुप्लित किस तरह के जल में रहते हैं? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला तो गंदा जल में ही रहता है, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में रहता है। अभी एक हाँ, ये हाँ, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेष जो हमारा है, तो कर्णपलक पेशियां जो होता है, जो कान के पास का वो, और कुछ कशेरुकी की। ठीक है, और निषेचक पटल यानी आंख के दृश्य पटल, इनमें से सभी हो जाएगा क्या? अवशेषीय अंग। ठीक। समजात अंगों के उदाहरण कौन है? समजात मतलब जाति समान है, कार्य अलग अलग हो सकता है। हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद, तो हमारे दांत हाथी के दांत, आलू घास के ऊपरी भुस्तरी। तो हम ये बोलेंगे, यदि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद की बात करें तो ये क्या है? इसका जाति समान है। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये क्या है? जाति समान है। आलू एवं घास के उपरोक्त सभी, ये क्या है? जाति इसका समान है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारा जो समानता है किससे है? तो चिंपैंजी के समान हम लोग है। तो विकासीय दृष्टिकोण से उसी के समान हम लोग है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? कि मटर के पौधे का चयन किया, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण के साथ। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण के साथ। ठीक है, मेंडल का जन्म कमेंट कीजिए। ठीक है, 1822 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? वो 7 जोड़ी। कितने? 7 जोड़ी। तो हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकल संकर क्रॉस, एक संकर यानी मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो, एक होता है जीनोटाइपिक अनुपात, जीनोटाइपिक रेशियो, एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो जो आंतरिक जीन होता है, तो एक संकर क्रॉस में 1:2:1 होता है। फिनोटाइपिक में क्या होता है? 3 अनुपात क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर क्या का जीनोटाइपिक पूछ रहा है, तो एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का, लंबे एवं नाटे पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 1। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर एक बता लेते हैं, छोटे छोटे टी लेते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस कराते बड़े बड़े पौधों से। यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि सभी टीटी ही आएगा इसमें, और इसी से हम क्या करते हैं? क्रॉस काटते हैं इसी प्रकार के, तब क्या होगा? एक बड़े होगा। ठीक है, इसमें यदि बात करें ये भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। यदि इसका बात करें ये भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। लेकिन ये क्या होगा? छोटा होगा। ये तीनों में बड़ा का लक्षण है, यानी 3 को बड़ा हो गया, एगो क्या हो गया? छोटा। 3 अनुपात 1। लेकिन यदि हम जीन की बात करें तो एगो शुद्ध बड़ा है, 2 गो मिश्रित है, एगो क्या है? शुद्ध बना है। तो यानी ये जीनोटाइपिक, ये फिनोटाइपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटाइपिक अनुपात। फिनोटाइपिक पूछा तो 9 वाला देख लीजिए, 9:3:3:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र की बात करें तो एक्स एक्स होता है लिंग गुणसूत्र पुरुषों में, यही से लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास यानी उपार्जित, मतलब प्रकृति द्वारा चुन लिए जाते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो कहा जाता है अफ्रीका में मानव का क्या हुआ, पहला मानव का साक्ष्य देखा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय मतलब किसे तोड़ फोड़ नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाता है, डीडीटी, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। यदि हम बात करें ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। हमारे पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसके वायुमंडल को 6 परत में बांटा गया, कितने परत, करीब 5 परत में बांटा गया है। यहाँ यदि हम बात करें तो एक होता है क्षोभ मंडल, क्या होता है, क्षोभ मंडल। ठीक है। दूसरा यहाँ लास्ट में होता है बहिर्मंडल, क्या होता है, बहिर्मंडल। ठीक है। उसके बाद होता है आयन मंडल, क्या होता है, आयन मंडल। ठीक है। तब होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक है। उसके बाद होता है रोको, रोकोस्फेरिक। ठीक है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हमारा जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, इसी में पाया जाता है क्या, ओजोन परत। ठीक है। पहले में तो हम क्या कहेंगे, यानी ऑक्सीजन का ही रूप होता है, ऑक्सीजन का ही क्या होता है, रूप होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु में सॉरी, ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किधर गई है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं समता, क्या बोलते हैं, समता मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला मतलब जल में, तो हम शेर नहीं दे सकते हैं, मनुष्य नहीं दे सकते, मनुष्य नहीं दे सकते हैं, ये तो क्या, ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली, यानी शैवाल को जलीय कीट खाएंगे, उसको कौन खाएंगे, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम बात करें विटामिन सॉरी, निम्नलिखित में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर होता है, क्या होता है, कंज्यूमर, जो खाता है, तो हम जंगली जानवर को कह सकते हैं। सब पौधा क्या होता है, पौधा उत्पादक होते हैं, क्या होता है, प्रोड्यूसर, उत्पादक होते हैं। ठीक है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो ये प्लास्टिक है, ये गलेगा नहीं। ठीक है। यदि हम बात करें कि CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम बात करें जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता पेड़ पौधा कहलाएगा, उत्पादक पेड़ पौधा कहलाएगा, उपभोक्ता जो जंतु है वो कहलाएगा। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि अवशोषित कर लेता है पराबैंगनी किरण को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है और धरती पर आने से खतरा से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वृक्षों को संरक्षित रखना, सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन के अणु में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु, जैसे ओजोन हो गया तो एक अणु है तो ये 3 परमाणु है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु होता है। ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा आपको, यदि ये इससे बाहर तो ऑब्जेक्टिव जाने का बायोलॉजी में चांस ही नहीं। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए पुनः लेकर आता रहूं। धन्यवाद।